Okay, so Noor, good afternoon. I think I'm audible to you. All right. So, do you have any questions from the previous lecture? Last time we discussed about reservations, the very controversial topic, right? Which emanates from Article 14, 15, and 16 altogether, right? And that is right. What is the constitutional landscape of reservation, and what is the quantum of reservation? What are the important, or you can say, the landmark cases in that regard? We discussed almost everything, right? Is it clear? And we culminated our topic with Mandal Commission case, popularly known as Indra Swani versus Union of India case. I think everything is clear to you. Yes, please. Yes, Noor. Is everything clear with regard to that? ओके, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है मुझे, आर्टिकल 15 का हो या आर्टिकल 16 का हो। ये इसलिए मैंने इस पर इतना टाइम लगाया बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। किस कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन को जस्टिफाई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी क्या होती है, आर्टिकल 14 से 15 16 आर्टिकल पढ़ना इतनी ज़रूरी था हमारे लिए। आगे एक आर्टिकल 21 बड़ा एक्सपेंडिंग हमारे संविधान का प्रोविजन आएगा, बट ये प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट। तो रिजर्वेशन का पूरा लैंडस्केप आपको इंडिया का समझ आ गया? यस सर। राइट। तो मैं दोबारा इसको कंक्लूड करूं कि we discussed the concept of reservation both under Article 15 and under Article 16. Only difference is that Article 15 gives reservation in educational institutions, or what we call as education institutions of any type, be it central or state funded educational institutions, including private educational institutions as well. Whereas Article 16 specifically talks about reservation in jobs, appointment under the state, and state का मतलब यहाँ वही है जो Article 12 में हमने राइट स्टेट की डेफिनेशन में पढ़ा था, इंक्लूडिंग लोकल बॉडीज ऑल्सो, लोकल अथॉरिटीज तक ये इंक्लूड होता है। राइट, इज दिस क्लियर? राइट। देन हमने आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पढ़ा था, 16 क्लास 1 में। 62 में हमने दैट इज डिनाइल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजंस इन पब्लिक जॉब्स ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ 7 हमने ग्राउंड्स पढ़ी थी, दैट इज कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट, डिसेंट और रेजिडेंस एक्स्ट्रा, उसको हमने पढ़ा। 63 में हमने कहा कि रेजिडेंट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है प्रोवाइडेड पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाए जो कि पूरे देश पे यूनिवर्सली या यूनिफॉर्मली लागू होगा। दिस इज पॉसिबल एंड पार्लियामेंट डिड मेक ए लॉ इन 1957, बट इट एक्सपायर्ड बैक इन 1974। so therefore as such there is no such provision available, no such law as on date जिसके अंडर पार्लियामेंट के लॉ के अंडर कोई स्टेट या यूटी कुछ नौकरियों में रिजर्वेशन दे सकती है। तो इट इज एप्लीकेबल नाउ almost all the states except Andhra Pradesh and Telangana, because वहाँ article 371D apply होता है, which is a kind of special provision. Then article 16(4) में हमने reservation का concept पढ़ा, and we trace the history of reservation right from Balaji's case, ठीक है, and then Thomas case, ठीक है, P.N. Thomas versus State of Kerala। ये 3 landmark cases अपने याद रखने हैं, and we culminated our story with, आपको पता होगा, with मंडल कमीशन केस। उसके बाद भी रिजर्वेशन के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट केसेस अपने फर्दर याद रखने हैं कि जो 77th अमेंडमेंट और 81st अमेंडमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था 2 आर्टिकल्स को ऐड किया गया, बिकॉज मंडल कमीशन के एक प्रोपोजिशन को जो कि ये कहता था कि 50% प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगी, रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में होगी, उसको ओवररूल किया गया। और दूसरा ओवररूल किया गया एक और मंडल कमीशन की प्रपोजिशन को बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कि कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज का जो रूल है, ठीक है, वो अप्लाई होगा अनफिल्ड वैकेंसीज के ऊपर। सपोज इन ए पर्टिकुलर ईयर देयर वर 10 वैकेंसी रिजर्व फॉर SC and STs, out of which only 5 were filled as per the availability of the merit। तो 5 वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर 50% के कोटा में काउंट नहीं होगी, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, ठीक है, वो एक डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ वैकेंसीज काउंट की जाएंगी और स्टेट उनको कुछ सालों के बाद
ठीक है, 50% से सेपरेट रिजर्व्ड वैकेंसीज की फॉर्म में नोटिफाई कर देगी, तो कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। ठीक है, तो आर्टिकल 16(4)A एंड 16(4)B इन दोनों को चैलेंज किया जाता है जनाब 2006 में। ठीक है, स्पेशली आप ये कह सकते हो कि स्पेशली आप 16(4)A को 2006 में एक बड़े इंपॉर्टेंट केस में चैलेंज किया जाता है, जिस केस का नाम है नागराज राइट वर्सेस आई थिंक यूनियन ऑफ इंडिया, इसको नागराज केस कहते हैं। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली आर्टिकल 16(4)A को कॉन्स्टिट्यूशनल माना और ये कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस is very much allowed because the word used in article 16, that is appointment and employment, right, these words can be interpreted in the wider sense so as to mean promotion also। तो हम promotion भी उसमें डाल सकते हैं। promotion means all conditions of service, चाहे वो पेंशन की बात है, चाहे वो ग्रेचुटी की बात है, चाहे वो प्रमोशन की बात है, ठीक है, चाहे वो रिटायरमेंट की एज की बात है, सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट में आती हैं, तो इसलिए प्रमोशन शब्द भी उसमें ठीक है इम्प्लाई किया जा सकता है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन माना, बट इट लेस डाउन सम कंडीशंस विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन प्रमोशंस। तो उसने सरकार को, स्टेट को कहा कि अगर आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन देनी है तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन ने कहा कि देयर मस्ट बी क्वांटिफाइबल डेटा। ठीक है, कोई डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कास्ट के राइट कितने लोग ठीक है बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, राइट, क्वांटिफाइबल डेटा क्या है, कितने लोग एक्चुअली इस पर्टिकुलर पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस रिजर्व्ड कैटेगरी से। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हैज़ टू कीप इन माइंड द क्राइटेरिया ऑफ मेरिट। ठीक है, मेरिट को आप कभी नहीं भूल सकते। अगर आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे रहे हो तो आर्टिकल 335 की जो मैंडेट है इसमें क्या लिखा है, रिजर्वेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन वहीं तक कंसिस्टेंट है जब तक एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन होती है। इस चीज़ को भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया। तो 2006 में अल्टीमेटली नागराज केस में, ठीक है, तो नागराज केस एक और नोट कर देना, नागराज केस which upheld the constitutional validity of 77th Amendment, inserting Article 16(4)A, providing for reservation in promotion। ठीक है, तो नागराज केस आपने इग्नोर करना। ठीक है, एंड इवेंचुअली अब ये चलता रहा। ठीक है, और एक और रिजर्वेशन के पर्पस के लिए जो पंजाब का केस हुआ जिसका नाम था दविंदर पाल सिंह केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कॉन्स्टिट्यूशन माना कि एससी के अंदर भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, सब क्लासिफिकेशन विद इन एससी हो सकती है। अदरवाइज इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैक समवेयर इन 70s के केस में राइट ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा था कि शेड्यूल कास्ट में फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती फॉर द सेक ऑफ रिजर्वेशन। शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंट अ होमोजेनियस क्लास। ठीक है, उसमें आप मोर बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट में फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे पंजाब की सरकार ने ठीक है वाल्मीकिस और मजहबी सिक्स को रिजर्वेशन दी। ठीक है, और जो बाकी एससी थे उनको एक्सक्लूड किया, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी। इसको चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी अपहोल्ड किया। ठीक है, बट हमारी स्टोरी सिर्फ नागराज केस तक चलती है। ठीक है, तो नागराज केस में रिजर्वेशन इन प्रमोशंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर कुल डू? राइट, ठीक है जी। तो ये अपना नागराज केस भी आपने पीएन नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ 2006 का केस भी आपने जाना। ठीक है, नागराज जजमेंट बड़ी पॉपुलर है प्रमोशंस को लेके। ओके जी, और ये आर्टिकल 16 की स्टोरी खत्म होती है। आर्टिकल 16(5) में तो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑन द वन हैंड आर्टिकल 16(2) denies discrimination among citizens only on the basis of caste, color, sex या religion, but article 16(5) creates an exception to mean that for certain religious institutions, उनमें कोई पोस्ट है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या इंडाउमेंट्स जिनको हम कहते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही नौकरी लेने का हक दिया जा सकता है। जैसे आप वैष्णो देवी श्राइन की बात करें या अमरनाथ
बोर्ड की बात करें, आपको पता ना होगा, वैष्णो देवी श्राइन पता है ना आपको, राइट? उसमें सिर्फ हिंदुओं को ही नौकरी लेने का हक होगा, ऑल्दो इट्स ए बॉडी which is under the control of the state and it is very much a state within the meaning of आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए वहाँ नौकरी सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे हिंदुओं को देने का जो प्रोविजन है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको आर्टिकल 16 की वायलेशन नहीं कहा जा सकता, बिकॉज आर्टिकल 16(5) क्रिएट्स एन एक्सेप्शन, ठीक है, और इसका लॉजिकल रीजन भी है। एंड आर्टिकल 16(6) जो है दैट इज द लेटेस्ट insertion into the constitution by way of 103rd constitutional amendment which provides for 10% reservation to EWS in government jobs, economically weaker से। तो ये आर्टिकल 6 पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इसके आगे आप कुछ नहीं और पढ़ो। अब राइट टू इक्वालिटी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बट थोड़ा सा आइडिया आपको अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। राइट टू इक्वालिटी के 2 आर्टिकल्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए बिकॉज हम कंप्रीहेंसिवली सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। दैट इज आर्टिकल 17 एंड 18, जो भी एक किस्म की डायमेंशंस हैं इक्वालिटी की। एक तो अबॉलिश करता है, एक तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को इस्टेब्लिश करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17, ठीक है, और दूसरा जो है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। आर्टिकल 18, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन। इज दैट क्लियर नूर? और ये भी डायमेंशंस है इक्वालिटी की, आप अपने आप समझ सकते हो कि अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट करेंगे या अनटचेबिलिटी को अलाउ करते हैं सोसाइटी में, बिकॉज अनटचेबिलिटी इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी इन द सेंस दैट आप उसको बोलो कि राइट टू इक्वालिटी को कैसे अनटचेबिलिटी वायलेट करता है। तो आपने बोला कि इक्वालिटी का मतलब कि सभी इंसान की मॉरल वर्थ एक जैसी है, इसको कहते हैं फाउंडेशनल इक्वालिटी। सभी इंसान एक जैसे हैं, ठीक है, उनको भगवान ने बनाया और भगवान ने कोई अंतर किए बिना सबको बराबर सोचने की शक्ति दी है, सबको पेन होती है, सबको सबके इमोशंस हैं वो एक जैसे। अगर उसमें आप इंसानों के बीच में कोई भेदभाव करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ राइट imposing some liabilities or disabilities on such persons by virtue of their being born in a particular caste due to their accidental birth in a caste, that goes against the very idea of humanity, और इसलिए हम उसको इक्वालिटी की वायलेशन कहते हैं, ठीक है, राइट। इसलिए अनटचेबिलिटी को इक्वालिटी की एक डायमेंशन कहा जाता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अब ये अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 इसलिए अबॉलिश करने की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 17 में, कि हमारे देश में ये जो अनटचेबिलिटी जैसी प्रथा थी या प्रैक्टिस थी, ऑल्दो इट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड, ठीक है, इन रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, बट ये एक किस्म का हिस्टोरिकल इनजस्टिस था, ठीक है, कुछ लोगों के साथ, कुछ कम्युनिटीज के साथ, क्योंकि वो ऐसे कास्ट में पैदा हुए, ठीक है, और उनको एक किस्म का इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको इनह्यूमन समझते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अबॉलिश करने के लिए, ठीक है, जो कि एक स्कर्ज है ऑन द मैनकाइंड, इसलिए ये प्रोविजन डाला गया और ये कहा गया कि कोई भी इंसान अगर इंडिया का सिटीजन पर्टिकुलरली अगर अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है या किसी किस्म की लाइबिलिटी लगाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैनर्स दैट इज अनटचेबिलिटी, तो वो अकॉर्डिंगली कानून के द्वारा पनिशमेंट पाने का हकदार होगा, मतलब उसको पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और सजा दी अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है या अनटचेबिलिटी के बेसिस पे किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी लगाता है, इसलिए अनटचेबिलिटी वाला प्रोविजन लेगा गया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दैट्स व्हाई पार्लियामेंट एनेक्टेड अनटचेबिलिटी, हमने बोल दिया ना, इट शैल बी पनिशेबल एज पर द लॉ, ठीक है। अब
एज पर द लॉ जो शब्द लिखा है, उस लॉ को बनाने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है अनटचेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट या अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, ऑफेंसेस एक्ट 1955। ठीक है, इस एक्ट के अंदर अनटचेबिलिटी का प्रोविजन, ठीक है, मतलब इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया। और सिंस इट यूज द वर्ड अनटचेबिलिटी विच इज नॉट इन कंसर्नेंस विद द मॉडर्न थिंकिंग ऑफ द ह्यूमन, इसलिए इस एक्ट का नाम चेंज कर दिया विद ऑलमोस्ट द सेम प्रोविजंस इन 1974 और इसका नाम रख दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1974। तो सिंस 1974 ये जो एक्ट आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट करने के लिए बना है, इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। सिविल राइट्स मैंने आपको पहले बताया था, उन राइट्स को कहते हैं यहाँ सिटीजन के बीच में भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इन एनी मैटर व्हाटसोएवर। ठीक है, राइट। जैसे यहाँ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि दिस इज आल्सो फर्दर एम्पलीफाइड बाय आर्टिकल 15(2). यहाँ ये लिखा है कि कोई भी सिटीजन किसी भी सिटीजन के ऊपर किसी किस्म की लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन ऐसे नहीं लगा सकते। तो आर्टिकल 15(2) और 17 दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो 74 में ये एक्ट बना और जिसके अंदर ये क्लियरली लेट डाउन कर दिया कि आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट या अनटचेबिलिटी के बेसिस पर किसी किस्म की लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी नहीं इम्पोज कर सकते। ठीक है, राइट। So this is one thing. In 1989, Parliament enacted another law that is quite stringent rather, जिसका नाम है, ठीक है, आज की डेट में उसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड ST एक्ट 1989। ठीक है, तो 1989 से ये एक्ट जो है वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज की बात करता है अगेंस्ट SC एंड ST। 1989 में ये एक्ट बना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट राइज होता है कि अनटचेबिलिटी की परिभाषा क्या है, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। डज इट मीन ए काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी wherein you are considering some person untouchable on the ground that he is a leprosy patient, लेप्रोसी से सफ़र कर रहा है, या किसी और एपिडेमिक जैसे कोरोना से कोई बीमार है तो उसको आपने उसको छूने से आपने मना कर दिया, रादर उसको बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया सोसाइटी से। ठीक है, या और किसी एपिडेमिक की वजह से आप एक पर्टिकुलर सेक्शंस को आइसोलेट कर रहे हो। ठीक है, डज इट मीन अनटचेबिलिटी ऑफ दैट काइंड? वो भी तो एक किस्म की अनटचेबिलिटी है ना कुल्लू। ठीक है, अगर किसी को कोरोना हो गया तो आप उनको कह रहे हो कि राइट, इस इंसान को कोई टच नहीं करेगा, इसको बिल्कुल घर में भी मार्केट प्लेस में भी आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो भी तो एक किस्म की अनटचेबिलिटी हुई कि नहीं? ठीक है, हाँ, अरे वो भी तो अनटचेबिलिटी का मतलब उसको टच नहीं करना, अनटचेबिलिटी। अरे अच्छा चलो, एक 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 ब्राह्मण था सपोज, राइट, उसने SC कम्युनिटी की लड़की से शादी कर दी और उसको एक्सक्यूमिनिकेट कर दिया। एक्सक्यूमिनिकेशन एक शब्द होता है, मेरा मतलब उसका सोसाइटी से, ब्राह्मण की सोसाइटी से या ब्राह्मण कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब वो अनटचेबल हो गया। डज इट मीन दैट, डज इट कवर दैट? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डज इट कवर दैट? नो इट डजंट, राइट। यही मैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, वही तो मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, इसकी इंटरप्रिटेशन है एज पर द कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन ये है जो हिस्टोरिकल कास्ट बेस पे इंटचेबिलिटी हुई है, ठीक है, जिसके बेसिस पे दलित जैसे लोगों को या ट्राइबल्स को अनटचेबल समझा जाता, इनह्यूमन समझा जाता, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन या इवन एट्रोसिटीज फेस करनी पड़ती थी, ठीक है, सोसाइटी में, क्योंकि वो एक SC के घर पैदा हुआ या ST के घर पैदा हुआ। उस हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी की अबॉलिशन की बात करता है आर्टिकल 17। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट ड्यू टू एपिडेमिक आपने किसी को एक्सकम्युनिकेट कर दिया।
ठीक है, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ ए पर्सन हैविंग माइग्रेटेड या हैविंग सोलमेनाइज्ड हिज और हर मैरिज इन ए लोअर क्लास या कास्ट और उसको निकाल दिया, उसकी बात नहीं कर रहा आर्टिकल 70। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। अनटचेबिलिटी हिस्टोरिकल सेंस में जो अनटचेबिलिटी है उसकी बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये समझना। ठीक है, अब ये बस इतना ही है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट आपको मैंने पहले बताया था कि अनटचेबिलिटी कैसे आप कह सकते हो, वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी की सब वायलेशन ऑफ इक्वालिटी है, तो आप कह लें क्योंकि इक्वालिटी का एक डायमेंशन ये भी होता है कि सभी इंसान एक जैसे हैं, उनकी मॉरल वर्थ सेम है, फाउंडेशनल क्वालिटी का नाम दिया जाता है। सभी भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, उनके बीच में भेदभाव करना, ठीक है, इक्वालिटी की वायलेशन है। बस उसी इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है आर्टिकल 70। क्लियर? देन कम्स आर्टिकल 18, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जिसमें एक और डायमेंशन हमारी इक्वालिटी की, क्योंकि इक्वालिटी का एक और मतलब होता है अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस, जो आर्टिकल 14 में पढ़ा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट्स ए नेगेटिव कंसेप्ट, पढ़ा था ना। व्हेन द स्टेट कन्फर्स टाइटल्स सेलेक्टिवली ऑन पर्सन्स ऑफ देयर चॉइस, तो वो इक्वालिटी करेगी, इसलिए स्टेट को पूरा मना है कि आप किसी के ऊपर टाइटल नहीं कन्फर कर सकते, क्योंकि टाइटल कन्फर करने की वजह से आप कुछ लोगों को प्रिविलेज्ड पोजीशन पे रखोगे, जो कि आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ की वायलेशन होगी। दिस इज अनदर डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, इसलिए टाइटल को देना बैन किया हुआ है हमारे संविधान में, क्योंकि आपने किसी को टाइटल दे दिया, सरकार ने टाइटल दिया, ठीक है, सपोज अंबानी को टाइटल दे दिया, क्योंकि अंबानी इज द वेल्थिएस्ट एंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, उसको स्पेशल टाइटल दे दिया, ठीक है, उसको कोई भी टाइटल लगा दो आप, ठीक है, हिज एक्सेलेंसी, हर एक्सेलेंसी, ऐसा एक टाइटल दे दिया, ठीक है, किस बेसिस पे दिया? बिकॉज ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट टाइटल स्टेट उसको एक किस्म की प्रिविलेज दे रही है, प्रिविलेज्ड पोजीशन पे रख रही है। दिस इज व्हाई इट इज एंटागोनिस्टिक टू राइट टू इक्वालिटी, बिकॉज इक्वालिटी की एक डायमेंशन होती है अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस। ये हमें यूपीएससी के पीटी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो हैं उसको बैन करता है हमारा संविधान। हमारे संविधान में आर्टिकल 18(1) में लिखा था कि स्टेट किसी के ऊपर कोई टाइटल कन्फर नहीं करेगी, ठीक है, एक्सेप्ट 2 टाइटल, वो है एकेडमिक एंड मिलिट्री ऑनर्स, ठीक है, एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शंस कौन से हैं? मिलिट्री एंड एकेडमिक। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को छोड़ के, राइट, बाकी किसी किस्म का टाइटल स्टेट, राइट, अपने सिटीजन के ऊपर और ना ही फॉरेन सिटीजन के ऊपर कन्फर कर सकती है, ठीक है, राइट। अब ये वो टाइटल हैं, एक्चुअली इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि जो हेरिडिटरी बेसिस पे टाइटल देती है स्टेट, हेरिडिटरी का बेसिस में, मतलब धीरू भाई अंबानी के आगे ये फैमिली रिचेस्ट फैमिली है, तो आपने उस बेसिस पर उनको स्पेशल टाइटल दे दिया। दिस इज व्हाट इट सीक्स टू बैन। आर्टिकल 18 उन टाइटल्स की मना ही करता है, क्योंकि इससे आप प्रिविलेज दे रहे, और प्रिविलेज कन्फर करना इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वल, ठीक है। ना ही स्टेट अपने सिटीजन के ऊपर, ना ही अपने सिटीजन को दूसरी स्टेट से टाइटल लेने के लिए अलाउ करेगी, ठीक है। हाँ, दूसरी स्टेट, राइट, बिल्कुल पीएचडी की डिग्री कन्फर कर सकती है। अमिताभ बच्चन को पीएचडी डिग्री दी है, ठीक है, या दूसरे ऑनर्स दी हैं, ठीक है। हमारी आपको पता होगा बहुत से सिटीजन को दूसरे देशों में भी, इवन इवन पाकिस्तान में भी हमारे कुछ सिटीजन को, ठीक है, टाइटल दिए। निशाने पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा अवार्ड है, उसका एक किस्म का टाइटल दिया, ठीक है, क्लियर। बट अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में है और इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाई करता है या किसी ट्रस्ट के अंदर है, वो भी बाहर वाली स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे लिखा है प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। अब
इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस इसमें आता है इसी टाइटल्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट केस राइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। जस्टिस कुलदीप सिंह की जजमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट कि क्या ये जो भारत सरकार अवार्ड्स देती है, लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इतने अवार्ड देती है, डज इट अमाउंट टू कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल, ठीक है, क्या ये टाइटल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, राइट, बालाजी राघवन केस में। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बालाजी राघवन केस में ये क्वेश्चन राइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, और यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि मोरारजी देसाई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर emergency, and he was a very constitutional, you know, आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटल पर्सन, एक गांधी टाइप की आइडियोलॉजी थी। उन्होंने टाइटल्स क्या, ये अवार्ड ही बंद कर दिए रहे, कोई भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, कोई पद्म विभूषण नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये किस्म के टाइटल्स हैं, ठीक है। बट इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड इट व्हेन शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर 1980, so she restored back these awards, and then case was filed before the Supreme Court regarding the abolition of these awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan. तो बालाजी राघवन केस में इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लैंडमार्क जजमेंट दी और ये कंक्लूड किया कि ये जो अवार्ड्स भारत सरकार देती है, चाहे वो फॉरेनर्स को दे रही है या इंडियंस को दे रही है, ठीक है, लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये आर्टिकल 18 के अंडर कवर नहीं होते, ये कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल्स नहीं है, ठीक है, ये टाइटल्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट आगे हमारे इसी टॉपिक के आगे आएगा रिलेशनशिप, नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इकट्ठा पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी एक ड्यूटी इम्पोज करती है सिटीजन के ऊपर। आई थिंक इट्स आर्टिकल 51A(j), 51A(j), जो ये कहती है कि हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो एक्सेलेंस अचीव करे, ठीक है, सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज हो, एक्सेलेंस अचीव करे। तो जब ये अवार्ड सरकार देती है, स्टेट देती है, तो एक किस्म की एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए देती है, क्योंकि एक ड्यूटी भी लिखी हुई है हमारे संविधान में, राइट। इसलिए ड्यूटीज़ के 76 में ड्यूटीज आई, तो ड्यूटीज़ के बाद ये केस राइज हुआ, तो उन्होंने आर्टिकल 51A(j) की ड्यूटी को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ वो हैंड एंड हैंड, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम फंडामेंटल राइट की इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ड्यूटी ये कहती है कि सिटीजन की ड्यूटी है कि वो एक्सेलेंस अचीव करे इन एवरी एंडेवर, ठीक है, सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज करे, तरक्की करे। इसलिए उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट की भी ये ड्यूटी है कि वो उसकी एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज करे, और ये अवार्ड एक एक्सेलेंस को ही रिकॉग्नाइज करने के लिए इंस्टीट्यूट किए गए हैं। इसलिए ये अवार्ड कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल्स नहीं कहला सकते, तो इनको हम टाइटल्स की परिभाषा में नहीं इंक्लूड करेंगे। इसलिए आफ्टर दैट, आफ्टर दी this landmark ruling, right, the national awards, be it in the form of Bharat Ratna, which is the highest civilian award, or it in the form of Padma Vibhushan, ये हर साल हमारी भारत सरकार इंडिया के इवन फॉरेनर्स के ऊपर भी कन्फर करती है। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये क्रक्स था इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में। आप लिखना चाहते हैं या इतना बहुत है? डू यू वांट टू राइट? हाँ जी, हाँ, यस। अमोघ, am I audible to you, अमोघ? हाँ, बट इंपॉर्टेंट जजमेंट फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में लगाऊंगा जब फ्लो बनेगा। यस अमोघ, कैन यू हियर मी? ऑलराइट। ठीक है, तो आप लिखिए थोड़ा सा। आर्टिकल 70, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं, फिर हम आर्टिकल 19 पे जाएंगे, दूसरा फंडामेंटल राइट करेंगे। आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। The concept of foundational equality recognizes the moral worth of all human beings. Moral worth of all human beings. Right? And when human beings are considered unequal merely because they have their birth in a particular caste or community, it amounts to the violation of equality. Violation of equality. Since in the history of India, some sections of the society were considered untouchable. In consequence of which they suffer. Consequence, उसकी वजह से, समझ गए ना? In consequence of which they suffered untold miseries and discrimination, as well as inhuman treatment Article 70 was provided in the Constitution which abolishes untouchability. Okay, this is why Article 70 states that untouchability shall be abolished and its practice untouchability abolish की जाएगी and its practice in any form. क्या हुआ? अरे रख दिया उसने फटके ने, इसमें डाल पानी. And its practice in any form shall be forbidden. At the same time, the enforcement of any disability arising out of untouchability, enforcement of any disability, आपको पता ना डिसेबिलिटी कैसे कि आपको इस रास्ते से गुजरने का अधिकार नहीं है, यू आर डिसेबल्ड, आपको इस वेल से या इस जगह से पानी लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप अनटचेबल हो. ठीक है, आपको इस जगह जाने का, ठीक है, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, जहाँ एक पार्क है,
उसमें जाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं डिसेबिलिटी इम्पोज करना। इज दैट क्लियर नूर? इसको कहते हैं, ठीक है। एंड या इम्पोजिशन ऑफ एनी, व्हाट यू हैव रिटन, Any disability. is to be an offense, punishable, offense होगा punishable in accordance with law. In accordance with law. In state of Karnataka versus Appa Balu. Appa Balu Ingale, Ingale, state of Karnataka versus Appa Balu Ingale 1993. ठीक है, केस नाम याद आ गया आपको, समझ आ गया? Appa Balu Ingale, Ingale 1993. The Supreme Court held that the abolition of untouchability is in itself complete and its effect is all pervasive. इसका मतलब कहना है कि ये अनटचेबिलिटी एक कंप्लीट ऑफेंस है, चाहे वो स्टेट के द्वारा होता है या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होता है, दोनों के ऊपर लागू है, ठीक है। ये इस केस में कह दिया, ठीक है। कंप्लीट एंड इट्स इफेक्ट इज ऑल परवेसिव, एप्लीकेबल both to state action applicable both state action right, both to state action and acts or omissions by private individuals. Private individuals including institutions. मेरा मतलब स्कूल कॉलेज में भी, राइट, अगर ये चीज की जाती है तो पूरा कॉलेज लायबल होगा, पूरा स्कूल लायबल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये कंप्लीट है सबके। यस, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। जी क्लास में कहा था कि कंपनीज को सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर करते हैं। हाँ, तो आ रहा हूँ, उसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। तो एक कॉलेज, स्कूल, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है या किसी किस्म की डिसेबिलिटी इंपोज करता है, वो भी लायबल है, ठीक है। आर्टिकल 17 कंप्लीट ऑफेंस है, ठीक है, राइट, क्लियर। अगर कोई इंस्टीट्यूशन करता है वो भी लायबल है, और अगर कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन करता है जिसका नाम है, जिसका मतलब है कंपनी, कॉर्पोरेट एंटिटी करती है, तब भी वो लायबल है। इज दैट क्लियर? ये इस केस में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अप्पा बालू केस अपने याद रखना, एक इसके लिए एक केस ही बहुत है आपके लिए। अप्पा बालू इंगेल 1993, ठीक है। नूर ओके? कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट abolition of untouchability is complete, ठीक है, and it is applicable equally to the state. स्टेट में वो आर्टिकल 12 में जितनी भी एंटिटीज आती हैं सारे इंक्लूड हो गए, राइट, टू इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज उनके एक्ट्स और ओमिशंस कुछ भी होते हैं, ठीक है। उसमें एक्ट्स और ओमिशन दोनों इंक्लूड है। ओमिशन का मतलब होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है और इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो हो गया ओमिशन, ठीक है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है, राइट, राइट। एज वेल एज क्या लिखा आपने? including institutions as well as juristic persons
that is companies. Right? This is why the main thrust of Article 17, thrust या main object कह लो, main thrust of Article 17 is to ban the practice of untouchability in any form. And to give effect to Article 17, the Parliament enacted the Untouchability Offences Act. ये मैंने आपको पहले बताया था, Untouchability Offences Act 1955, prescribing punishments for practicing untouchability in various forms. In 1976, this act was renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955. ठीक है जी. Similarly, in the year 1989, the Parliament enacted another act named Prevention of Atrocities against SC and ST Act, okay, to provide more teeth to this provision of the Constitution. More teeth to this provision of the Constitution. Clear? Yes, Noor and Amog. Clear? Yes, sir. Next para लिख लीजिए. Incidentally, Constitution does not define the term untouchability. Nor does the Untouchability Act, जो मैंने ऊपर एक्ट बताया आपको. Maybe because the term untouchability is not capable of any precise definition. ठीक है? But in several cases, the Supreme Court has emphasized that the subject matter of Article 17 is not actually untouchability. In its literal sense. ठीक है? अनटचेबिलिटी लिटरल सेंस में मतलब नहीं है आर्टिकल 17 का. ठीक है? या ग्रामेटिकल सेंस अगर इसके ट्रांसलेशन करोगे कि छुआछूत, ठीक है, वो मतलब नहीं है. इज दैट क्लियर? नूर, अमोग, आपको पूछा है व्हाट, अरे बड़ा कभी कभी लेसन नोन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी योर क्वेश्चन इन यूपीएससी.
ठीक है, राइट? नूर, डिड यू अंडरस्टैंड? कभी कभी आपको, क्योंकि आर्टिकल 17 आपको पता है कि छोटा सा आर्टिकल है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके बारे में क्या पढ़ना, तो कभी कभी इसके बारे में आपको पूछा जाता है कि एक्चुअल अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। डज इट मीन अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस, कि छुआछूत, व्हाट डज इट मीन, कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, राइट? तो एक्चुअल इसका मतलब जो है, जो कोर्ट ने इंटरप्रेट किया इन सेवरल केसेस, कि एक्चुअल इसका मतलब है उस हिस्टोरिकल प्रैक्टिस को बैन करना, रादर उसको पनिशेबल बनाना, जो सदियों से हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों के अगेंस्ट यूज होती आई है, रियली बिकॉज वो कम्युनिटी या वो लोग एक एक्सीडेंटल बर्थ के द्वारा उस कास्ट में पैदा हुए। ठीक है, लाइक अम्बेडकर हिमसेल्फ एक्सपीरियंस दिस, राइट? कहते हैं अम्बेडकर जी जब स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, मैं अम्बेडकर की जीवनी पढ़ी है थोड़ी बहुत, और वो लिखते हैं कि मैं महाराष्ट्र के एक स्कूल में था और मुझे पानी पिलाने के लिए एक मेरा दोस्त हुआ करता था, वो जो अपर कास्ट से था। ठीक है, अगर वो छुट्टी पे होता था तो मुझे पानी नहीं मिलता था उस दिन। इज दैट क्लियर कुल्लू? स्कूल में मुझे बाकी बच्चों से बिल्कुल आइसोलेट करके कोने में बैठाया जाता था। ठीक है, राइट? नीचे बैठ के मैं घर से, कहते हैं, टाट लेके जब वो लेके आया करता था। ठीक है, इज दैट क्लियर? और बट हार्ट रेंचिंग, जो वो अपना बयान देते हैं, जो लिखते हैं कि ये बड़ा हार्ट रेंचिंग था कि अगर मेरा दोस्त छुट्टी पे है, स्कूल नहीं आता, तो उस दिन मुझे पानी नहीं पिलाया जाएगा, उस दिन मुझे पानी पिलाने के लिए कोई नहीं आएगा, बिकॉज आई एम अनटचेबल। इज दैट क्लियर? दैट इज द इंटेंट ऑफ आर्टिकल 17 एक्चुअली। ठीक है, अमोक, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, या अमोक, आर यू देयर? सर एक डाउट होगा, जी जी। सर अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की गई है तो फिर सर चार्ज किस पे करते हैं? मतलब कोई भी बोल देगा मैंने अनटचेबिलिटी तो फिर की नहीं, मतलब मेरे डेफिनेशन के अंदर मेरे एक्शन आते ही नहीं है। अच्छा, क्या नहीं करते हैं? तो जैसे अरे गुड, अनटचेबिलिटी, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। अरे मेरे आपको बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। तो अमोघ, आपको पता होगा हम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ में कुछ ऐसे कानून भी हैं इतने स्ट्रिंजेंट है, नूर आप भी सुन लेना, जिसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इसमें एविडेंस आपको देना है। आप तो अंदर हो जाओगे, पहले नहीं समझे आप मेरी बात? बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे होता है। और क्या, ये उल्टे कानून है भाई। अच्छा अच्छा। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे नहीं है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है, और एक बार नहीं हुआ, आपको पता होगा 2019 में पूरा चंडीगढ़ जैम कर दिया था, पूरा प्रोटेस्ट किया उन्होंने, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड ST एक्ट है और ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, इसका SC बहुत मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, और मिसयूज़ कैसे हुआ? महाराष्ट्र में एक ऑफिसर ने अपने सबॉर्डिनेट को छुट्टी देने से मना कर दिया, जो कि SC कैटेगरी था। मेरी बात सुन रहे हैं आप? ठीक है, और उससे एक्सप्लेनेशन मांग दी, भाई तूने काम किया है, मतलब उसको, और साथ में छुट्टी देने से मना कर दिया। उसने सीधा जाके थाने में SC SC एक्ट के अंडर उसके अगेंस्ट FIR करवा दी। ठीक है, राइट? सिर्फ उसके इस चीज़ को पूछने पे कि तुम भाई क्या काम कर रहे हो, मुझे पूरी रिपोर्ट बना के दो, और अगर तुम अपना काम कंप्लीट करके जाओगे तो तभी छुट्टी देंगे, नहीं तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, और इस ग्राउंड को उसने ऑफेंस बना के FIR करवा दी। ठीक है, और वो बंदा बेचारा चला गया अंदर। क्लियर? नीचे वाली कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, क्योंकि SC SC एक्ट के अंडर बहुत मुश्किल है बेल लेना। ठीक है, क्लियर? एंड इवेंचुअली दिस मैटर केम टू सुप्रीम कोर्ट। 2019 की बात है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली बहुत कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि इस एक्ट का इतना मिसयूज़ होता है, इसलिए एक पहले कमेटी बनाई जाएगी, मतलब FIR रजिस्टर करने से पहले एक इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के ऐसा कुछ इस बंदे ने किया है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट के अंडर, क्या उसका एविडेंस है, क्या उसका सबूत है, कौन से विटनेस हैं, फिर जाके FIR रजिस्टर की जाएगी।
एंड जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने ये कहा, उसी वक्त पूरे देश में प्रोटेस्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? लोगों ने, किसने? SC ST कम्युनिटी ने। इज दैट क्लियर? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मोदी जी की सरकार ने इवेंचुअली, आपको पता होगा, ये कह दिया कि हम, क्योंकि उनको SC और बहुत बड़ा वोट है उनका, ठीक है, वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को हम ओवर रूल करते हैं, और उन्होंने अमेंडमेंट कर दी इस एक्ट में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं है। वापस वही पोजीशन पे ले आए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये लॉ ले डाउन अंडर आर्टिकल 141 कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्डेड टू दैट ऑर्डर और ए काइंड ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रिंजेंट कानून है, बहुत स्ट्रिंजेंट, जस्ट लाइक NDPS है ना, ऐसे ही एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है। क्लियर? राइट। यस नूर, डिड यू अंडरस्टैंड? तो क्या लिखा आपने? हाँ, इन द लिटरल सेंस, बट इट इज द प्रैक्टिस को अंडरलाइन करना है, which has developed right throughout the history of India, right, that is being addressed by Article 17. Okay, and this historical practice is to treat persons of a certain community right merely on the ground that they have their accidental birth in a particular caste. Accidental birth in a accidental birth in a particular caste. ठीक है, यही रीजन है कि जब मैंने आपको बताया था कि कोरोना की वजह से आपने कुछ लोगों को आइसोलेट कर दिया, उनको कहा कि इनको कोई टच नहीं करेगा, ये अनटचेबल है। क्लियर? ये अनटचेबल है क्योंकि इनसे कम्युनिकेबल डिजीज फैल सकती है, उसको अनटचेबिलिटी नहीं कहा जा सकता। इस अपर कास्ट के बंदे ने या बंदी ने लोअर कास्ट या SC SC कम्युनिटी से, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा करने से उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, कौन सा केस था? कौन सा केस था? जल्दी बताइए, अभी बताया था मैंने आपको। नूर, केस बताइए। हाँ, यस, हाँ। किसने बोला था? अरे नहीं 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 नहीं, मैंने आपको आर्टिकल 15-16 जब पढ़ा रहा था कि क्या रिजर्वेशन आपको किसी कास्ट में माइग्रेशन से या अडॉप्शन से या शादी करने से, ठीक है, आपको रिजर्वेशन मिलेगी। मैंने उसका एक केस बताया था आपको, तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। डिड आई? यस नूर, मैंने बताया था, तो याद रखा करो ना, वलसमा पाल वर्सेस स्टेट वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुछ केसेस को, इंपॉर्टेंट केसेस को आप याद रखा करो ना। ठीक है, इस केस में तो इसके इस कॉन्टेक्स्ट में तो अभी आ रहा हूं मैं केस पे, बट कहने का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल राइट अगर किसी कास्ट में ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है, मतलब अपर कास्ट से SC में चला जाता है, शादी कर लेता है, तो उसको अपनी अपर कास्ट से, ब्राह्मण से बाहर निकल, उसको कहते हैं एक्सकम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बट उसको कहते हैं एक्सकम्युनिकेशन, कि आपको अब अपर कास्ट से निकाल दिया। लोग आप आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, अपर कास्ट के लोग ना आपको शादी में बुलाएंगे, ना
आप उनकी शादी में या उनके फंक्शन में, उनके फेस्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि अब अनटचेबल हो, ठीक है, राइट। इसको अनटचेबिलिटी की परिभाषा में नहीं कंसिडर किया जाता। एग्जैक्टली, इसका मतलब आपने अपर कास्ट के लोगों ने एक्स को ब्राह्मण कास्ट से निकाल के एससी कास्ट और उसको बिल्कुल अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया। कोई रिलेशन थी, कोई आपस में जिसको कहते हैं कि कोई लेना देना बैन कर दिया, उसको अनटचेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि वो अनटचेबिलिटी एक्ट के अंडर जाके उन लोगों के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करवा दें, उनके लिए नहीं अप्लाई होता। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये सिर्फ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस के लिए अप्लाई होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस, ठीक है। तो आप लिखो, क्या लिखा आपने? They have aristocracy in a particular caste. हाँ, The accidental birth in a particular caste. उसके लिए therefore treating persons as untouchable either temporarily or otherwise for various reasons, ठीक है, वो मैंने आपको बताया, such as सफरिंग फ्रॉम ए कंटेजियस, जो फैलने वाली बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? कंटेजियस। सफरिंग फ्रॉम कंटेजियस, सफरिंग फ्रॉम ए कंटेजियस डिजीज, ठीक है, और considering someone untouchable on account of social customs, ठीक है, like birth or death, in connection with birth or death, or implementing a social boycott, resulting from caste, or other disputes do not come within the purview of Article 17. ये reasonable restriction हुए। हाँ जी, सर ये सारे आर्टिकल 17 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यस, आप नहीं आते ही नहीं उसमें। मेरा मतलब किसी को अपर कास्ट के बंदे को आपने अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया कि अब इसके साथ कोई हम रिलेशनशिप नहीं रखेंगे क्योंकि ये दूसरी कास्ट में चला गया, लोअर कास्ट में चला गया। इज दैट क्लियर? तो वो ऐसा करने पे FIR नहीं करवा सकता। मेरा मतलब वो ऑफेंस नहीं होगा, ये कहने का मतलब। नूर, आप समझ गए ना? हाँ, अदरवाइज ये ऑफेंस है ना, अनटचेबिलिटी, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क क्या, ये वाइटर था। वाइटर भी नहीं कह सकते हम, रादर रेशो था। ये तो हमारी जजमेंट का रेशो तो पता है ना आपको? ये रेशो था यंग लाइट्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, जिसको सबरीमाला केस कहते हैं। देखा ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या नाम है केस का, नूर? ठीक है, सबरीमाला केस पॉपुलरली, अगर नाम नहीं आता पूरा याद तो सबरीमाला भी ले सकते हो, अदरवाइज पूरे केस का नाम है यंग लाइट्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हाँ जी, इसका नाम याद ना हो तो ये कॉमन नाम लिख सकते, बिल्कुल बिल्कुल 100% लिख सकते हो, 100%, ठीक है। नहीं याद आता है तो आपको, राइट, अगर आपको सपोज केशवानंद, जो कि सबको पता ही है, केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ केरला नहीं याद आता है तो आप बेसिक स्ट्रक्चर केस लिख सकते हो या फंडामेंटल राइट्स केस लिख सकते हो। उसका केस का पॉपुलर नाम है फंडामेंटल राइट्स केस। इज दैट क्लियर? ठीक है, राइट। हमें अब जैसे जोसेफ शाइन केस है जिसमें अडल्ट्री को
डीक्रिमिनलाइज कर दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, डीक्रिमिनलाइज कर दिया ना, ठीक है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया अडल्ट्री को। तो उसको आप जनरली, अगर आप नहीं याद आता आपको जोसेफ शाइन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो आप सीधा लिखते हो अडल्ट्री केस, ठीक है। तो एग्जामिनर एटलीस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि शायद इसको बेचारे को प्रेशर में है, केस का नाम नहीं याद रहा, ठीक है जी, ठीक है। तो यंग लाइट्स एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच को जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हेड कर रहे थे, राइट। 2019 में ये केस की जजमेंट आती है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो वुमेन की एंट्री बैन करने की जो प्रथा है, क्या है, कस्टम है, इज दैट क्लियर? जो कस्टम सदियों से चलता आ रहा है स्टेट ऑफ केरला में, कि लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को एंट्री अलाउड नहीं है, इज दैट क्लियर? यस नूर, बिटवीन द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स, राइट। ये एक किस्म की अनटचेबिलिटी है विच इज ऑलरेडी प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 17, है, क्योंकि ये क्या बन गई, एक टाइप की प्रैक्टिस बन गई, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, इज दैट क्लियर? ठीक है, इसलिए बाकी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21 वो तो है ही है, बट आज के डेट में बता रहे हैं ना 14, 21, राइट, 19, ये तीनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 के साथ साथ आर्टिकल 17 को भी इन्वॉल्व करके ये कहा कि ये एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस वेर इन menstruating age women are banned, right, to have access to Sabrimala temple, what you call as Lord Ayyappa temple, okay, whose celibate deity, it is a practice of untouchability because it has become a historical practice. It is not the untouchability of, untouchability of the kind that you isolate a person by virtue of being suffering from a contagious disease, by virtue of, being born in a particular caste or community, okay, right, being, migrated to a lower caste, उसकी बात नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है जो कि सदियों से चलती आ रही है, जैसे अनटचेबिलिटी हमारे देश में चलती आ रही है, इसलिए दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये भी आपने लिख देना, क्लियर। केस का नाम क्या आ गया? दैट्स राइट, ठीक है, ये लेटेस्ट जजमेंट, तो बड़ी अच्छी बात की थी, ठीक है। मुझे ये खैर रिव्यू में जजमेंट, मुझे सबसे अच्छी जो डिसेंटिंग जजमेंट थी वो थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा की। बड़ा सच ए प्रिसाइज जजमेंट इंदु मल्होत्रा ने कहा कि स्टेट को या कोर्ट को कोई राइट नहीं है ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का, मतलब इंटरफेयर करने का। माइनॉरिटी थी, ठीक है, इंदु मल्होत्रा ने, कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी हरसेल्फ इज अ वुमेन, बट उसने फिर भी कोर्ट की डिसेंटिंग जजमेंट की, कोर्ट को कोई हक नहीं है इस मामले में कोई भी जजमेंट देने का, क्योंकि कोर्ट तभी, अगर रिलीजियस फ्रीडम के नाम से कोई प्रैक्टिस मिसयूज हो रही है, तभी एंटर करना चाहिए कोर्ट को, अगर कोई वो क्रिमिनलिटी को बॉर्डर करती है, लाइक सती को अबॉलिश किया हमने, तो कोर्ट ने कहा कि सती इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज नॉट योर रिलीजियस फ्रीडम। ये एक बिनाइन प्रैक्टिस है जिसमें कोई क्रिमिनलिटी का, मतलब जिसे कहते हैं ऑस्पेक्ट नहीं है, तो इसलिए इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या बैन करना कोर्ट की कोई पावर नहीं होनी चाहिए। बट बिकॉज बीइंग ए डिसेंटिंग जज, ही वाज द सोल डिसेंटिंग जज, ठीक है, उनकी बात कहाँ चलेगी, बट वो मुझे रेलिवेंट लगती थी, और इसलिए कि इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है तो आप क्यों उसमें घुस रहे हो, आपका कोई मतलब नहीं है। और सेकेंडली, ठीक है, ये एक किस्म का डिनोमिनेशनल राइट है, ठीक है, डिनोमिनेशन के राइट में, ठीक है, उनकी क्या प्रैक्टिस है, क्या रिलीजियस फ्रीडम है, क्योंकि इसमें हमने लिखा ना कि आपका रिलीजियस फ्रीडम आपकी कुछ ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, राइट, उसमें पब्लिक ऑर्डर लिखा हुआ है, हमने मोरालिटी लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, तो अब जब तक वो क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं है किसी कस्टम में, तो आप, जैसे सती एक कस्टम था जिसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है, एग्जैक्टली, आप एक विधवा औरत को मार रहे हो, ठीक है, उसको आग में चढ़ा रहे हो, ठीक है, इसमें कोई है नहीं, ठीक है, एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड इट, राइट, एंड सदियों से ये प्रैक्टिस चल रही है। इवन वुमेन आर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई अत्याचार तो हो नहीं रहा, तो आप क्यों घुस रहे हो, ये अलग बात है,
ठीक है, ले जब हम रिलीजियस राइट टू रिलीजन पढ़ेंगे तो इस केस को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है जी। नूर, चलिए क्या लिखा आपने? ठीक है, hence article 70 is concerned only with those who have been regarded untouchables, who have been regarded untouchables in the course of historical development, in the course of historical development. In the course of, क्या लिखा आपने? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल instigation of a social boycott of a few individuals or their exclusion from worship, religious services, आपको पता होगा केरला में एक टेंपल है, ये केस केरला के टेंपल में, केरला में बहुत अच्छी ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पद्मनाभ टेंपल कहते हैं, ठीक है, वहाँ वुमेन को एंट्री नहीं मिली है, उसमें भी वुमेन को एंट्री नहीं है, क्लियर। और सबको एंट्री तभी मिलेगी, अगर कोई मेल है उसको भी एंट्री तभी मिलेगी जब वो अपने कपड़े उतार के उनके कपड़े पहनेगा, धोती पहन के जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जो नहीं पहनने पहनने को राजी है, राइट, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे केस अनटचेबिलिटी हुई है, क्योंकि ये मतलब ही नहीं है इस प्रोविजन का। क्लियर? यस, ठीक है, राइट। क्या लिखा आपने? religious services or food etc. is not covered by Article 17. Is not covered by Article 17. This was held by the Supreme Court in HADI Hadibandhu Behra, HADIBANDHU Behra BEHERA versus Banamali Sahu BANAMALI Sahu SAHU 1961. सर ये कहाँ का केस है? हैं? सर कहाँ का केस है ये? ये बता दो रहा मैं आपको, मद्रास का ना, मद्रास का। अच्छा, मद्रास का केस है ना, स्टेट ऑफ मद्रास का है, मतलब आप ये ना मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था 61 में। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट टू नो दैट आर्टिकल 15(2) जो हमने पहले पढ़ा is also a measure, is also a measure 15(2), 15 क्लास 2 पढ़ा था ना हमने, आर्टिकल 15 क्लास 2 पढ़ा था ना, 51 52 में हमने पढ़ा था कि नो सिटीजन कैन impose any liability disability, ठीक है, ऑन एनी सिटीजन merely on the ground of caste color, लिखा था ना, यस सर सर। ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट आर्टिकल 15(2) क्या लिखा आपने? is also measured in the direction of
eradication of untouchability as it stipulates that no person shall, on the grounds only of religion, race, caste, sex, etc., can be denied access to shops, wells, or places of public resort. Another interesting point of Article 17 is that while the fundamental rights exist as restrictions mainly on the state, both Article 17 and 15 Clause 2 protect an individual from discriminatory conduct of not only the state but of a private person, as well. तो 17 और 15 को हम एक साथ ही पढ़ेंगे हर बार। नेचुरली पढ़ना पड़ेगा ना आपको। मैंने आपको आर्टिकल 15 में 15(2) भी एक किस्म की अनटचेबिलिटी आपको बताया था, एक किस्म की अनटचेबिलिटी को ही बैन करने की बात कर रहा है कि क्योंकि वो भी इक्वालिटी की अगेंस्ट है ना। आर्टिकल 15 में ये कहा है कि किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो जब आप किसी भी सिटीजन को किसी जगह जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, किसी शॉप में जाने से रोक रहे हैं, जब उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी लगा रहे हैं, ठीक है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, मैं हूँ सपोज, मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो तब भी वो किस्म की अनटचेबिलिटी की ही प्रैक्टिस हो रही है ना। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 अराइजेस आउट ऑफ 52। हाँ, ना अराइजेस नहीं बोलोगे, वो स्टैंड अलोन प्रोविजन। आप बोलो कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने के लिए एक और प्रोविजन आर्टिकल 15(2) में लिखा है। तो आर्टिकल 15(2) एंड 17 दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे रहे हैं अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए। ओके सर, ऐसे कहोगे, स्टैंड अलोन प्रोविजन है ना 15(2). क्लियर? यस नूर, ओके, ठीक है। अब आपको कभी पूछा जाता है, हमारे आगे टॉपिक आएगा, मैं इसलिए साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स आज की डेट में दोनों सगे भाई हैं, साथ साथ चलते हैं। दे बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, दे आर द व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 17 को जब हम पढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी, तो साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 46 को भी पढ़ेगी। ठीक है जी। आर्टिकल 46 में अगर आप पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट स्पेशल ध्यान रखेगी वीकर सेक्शंस का, इंक्लूडिंग स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और उनको किसी किस्म की डेप्रीवेशन, ठीक है, या एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो रिलेशनशिप आपको समझ आएगा ना। तो रिलेशनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का क्या आपका टॉपिक का नाम है। अब आप तीसरा टॉपिक पढ़ोगे, अपना चौथा टॉपिक आपके सिलेबस में, उसमें लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो उसको आंसर इसी तरीके से दोगे कि आज की डेट में, राइट, द कोर्ट हैज स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
ठीक है नूर, ठीक है। तो आप लोग सिंस फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स must go hand in hand, therefore Article 17 has also been interpreted in the light of Article 46 or directive principle. Article 46 आगे लिख देना, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल which obligate. तो ये देखो, मैं साथ साथ में आपको इसलिए बताता हूँ सो दैट आपका होराइजन सोचने का बने, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है, उसमें हमने डीपीएससी पूरे नहीं पढ़ने, सिर्फ इस रिलेशनशिप को हाईलाइट करना है। इज दैट क्लियर? पॉलिटी में हम डीपीएसपी पूरे पढ़ेंगे, इसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ लिखा लॉ ऑप्शनल के रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट। तो हर एक फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हुए आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी साथ में पढ़ोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर? तो आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को पढ़ते हुए आप ये बोलोगे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑटोमेटिकली ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, इवन दो इट इज रिटन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट इज ए काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो कि एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ठीक है, कि अगर स्टेट एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में सैलरी दे रहा है, तो चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों को एक जैसा काम करने के लिए सेम सैलरी दी जाएगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसलिए वो अपने आप आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आर्टिकल 46 which obligate the state to render socio-economic, and political justice to SC and STs and improve the quality of their life. ठीक है, हमने आपको पहला केस पढ़ा था इन अप्पा बालू केस, as mentioned earlier, the Supreme Court has rightly said that the abolition of untouchability is the arch of the Constitution. Arch. Arch of the Constitution to make the preamble of the Constitution meaningful. By integrating Dalits या SCs in the national mainstream. In the national mainstream. ठीक है, क्लियर? इससे कंक्लूड कर लेना अपना ये स्टेटमेंट से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्ड इन अप्पा बालू केस दैट abolition of untouchability under Article 17 is the arch of the Constitution because it makes it makes the क्या बोलोगे the inspirational words of preamble meaningful, जो ये कहता है justice all citizens shall be secured by the state
justice, social, economic and political. क्लियर? चलिए जी, अब आते हैं आर्टिकल 18 पे। और हम कंप्लीट कर रहे हैं इसको आर्टिकल 18। तो मैंने आपको पहले बताया था आर्टिकल 18 इज अनदर डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो आप लिखिए आर्टिकल 18 represents another dimension of equality by seeking to abolish privileges that may be enjoyed by a person on account of titles being conferred on him। आप समझ गए अमोघ? On account of titles being conferred on him by the state। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई स्टेट टाइटल देगी तो डेफिनेटली उस पर्सन को प्रिविलेज देगी साथ में, क्योंकि टाइटल एक किस्म की प्रिविलेज है। इज दैट क्लियर नूर? Yes, sir. राइट, इसलिए एंड इक्वालिटी इज जनरली स्पीकिंग is all about abolition of privileges, and this is what the meaning that equality before law, the expression used in article 14 conveys। इसलिए वो expression जो equality before law कहती है वो इसका मतलब ये है कि हर पर्सन लॉ की नज़र में बराबर है, क्योंकि किस पर्सन को भी हमारे देश में कोई प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, प्रिविलेज इन द सेंस दैट he or she may be protected under a special law। ठीक है, if he or she commits some wrong then that person may be treated differently under a different law, ऐसा। ठीक है, तभी मैंने आपको बताया था क्लास लेजिस्लेशन नहीं पॉसिबल है हमारे देश में। क्लास लेजिस्लेशन इसी चीज को कहते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन आपने आंसर लिख के आना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर कमेंट करके लाना, नेक्स्ट टाइम आंसर चाहिए मुझे। ठीक है नूर? राइट, आर्टिकल 14 prohibits class legislation but allows reasonable classification। चलिए, abolition of titles, तो इसलिए आर्टिकल 18 class 1 prohibits the state from conferring any title ठीक है ऑन एनी पर्सन। वो पहले मैंने आपको बताया एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल कह लो या डिस्टिंक्शंस कह लो। आर्टिकल 18(2) क्लास 2 prohibits the citizens of India from accepting any title from a foreign government। आप मेरी बात समझ रहे हैं नूर? Yes, sir. ठीक है, टाइटल का मैं आपको लॉजिक बता दिया। ठीक है, अब ये टाइटल कभी भी आपको पूछा कि व्हाट डज टाइटल मीन। ठीक है, तो आपने कहा टाइटल का मतलब वो है जो किसी पर्सन के नाम के साथ लगाए जाते हैं हेरिडिटरी बेसिस पे, जो नाम के साथ लिखेगा। जैसे नवाब मोइनुद्दीन,
ठीक है, नवाब दिस वन, ठीक है, नवाब अली पटौदी, ठीक है, क्लियर। आप अपनी मर्जी से नाम के साथ लगाते हो, या कोई आपको राजा जी कहता है जैसे कैप्टन साहब को कहते थे, ठीक है, उससे स्टेट को कोई लेना देना नहीं, स्टेट नहीं बोलेगी। इज दैट क्लियर? तो फॉरेन गवर्नमेंट का क्यों नहीं है सर, इसका लॉजिक क्या है? किसका? टाइटल कंफर्ड बाय अरे प्रिविलेज, फॉरेन गवर्नमेंट ने प्रिविलेज दे दी ना आपको। फॉरेन गवर्नमेंट आपको जैसे ड्यूक का कोई टाइटल दे रहा है, ये हेरिडिटी टाइटल है ना। फॉरेन गवर्नमेंट इसका मतलब ये होता है कि यू आर ए काइंड ऑफ ओइंग योर एलिजियंस टू ए फॉरेन स्टेट। आपको वो टाइटल दे रही है, इसका मतलब आपकी एलिजियंस उसकी तरफ होगी। इज दैट क्लियर नूर? सर बट या हाँ, तो देगा क्यों? बिल्कुल, ये तो लिखा ही है, बिल्कुल उसकी परमिशन से कर ही सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी क्यों? ठीक है, तो जैसे वो सर जो कंफर्म करता है हाँ ब्रिटेन हाँ। में, तो वो अलाउड है कि वो भी उसके लिए भी परमिशन किसके लिए? देखो, जो अगर राइट टू लेते हैं ना? अगर जैसे अमिताभ बच्चन को फ्रांस की स्टेट या फ्रांस की सरकार, ठीक है, कोई टाइटल देना चाहती है, ठीक है, लेट्स से क्या बोलोगे, ग्रेट मेगा स्टार का कोई टाइटल दे रही है, कोई अवार्ड दे रही है, ठीक है, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट अगर फ्रांस की गवर्नमेंट उसको, अमिताभ बच्चन को एक पीएचडी या वो उसका ऑनर दे रही है, दैट इज अलाउड। ठीक है, ओके सर। दैट इज अलाउड। इसका लॉजिक आप अपने समझ लो कि ये टाइटल अगर आपको कोई फॉरेन गवर्नमेंट दे रही है, राइट, तो इसका पर्पस मे बी एक्सेलेंस रिकग्निशन भी हो सकता है, पर इसका पर्पस ये है कि वो आपको अपनी तरफ खींच रही है, एक किस्म की एलिजियंस आप अपनी तरफ ला रही है। ठीक है, फिर भी बहुत से हमारे सिटीजन को फॉरेन गवर्नमेंट्स ने बड़े बड़े टाइटल दिए हैं। ठीक है, अब मोदी जी को भी कितने उसने ये अवार्ड दे दिया, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। इवन पाकिस्तान ने भी हमारे आई थिंक मोरारजी देसाई को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था पाकिस्तान ने। क्लियर? ठीक है, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ही वाज गिवन, देख लेना कभी निशाने पाकिस्तान में मोरारजी देसाई को ही मिला था। देखना जरा गूगल करके, निशाने पाकिस्तान, the only Indian to have been conferred with Nishane Pakistan. जैसे 1990 में दिया था। है ना, मिला था ना, देखा नूर? ठीक है, एक और जीके का क्वेश्चन, एक और जीएस का क्वेश्चन आपके नॉलेज में ऐड कर दिया मैंने, राइट, कि एक ही बंदा हमारे देश का जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, एंड दैट वाज मोरारजी देसाई। ठीक है, निशाने पाकिस्तान, जैसे हमारा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न। इज दैट क्लियर? बट इंडिया हैज नॉट conferred this Bharat Ratna on any Pakistani till date, but Pakistan did. Clear? चलिए, क्या लिखा अपने? Similarly, Article 18(3) forbids a foreigner holding an office of profit or a trust under the state from accepting any title from a foreign state, without the consent of the president. President का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, without the consent of the president. And finally, under Article 18(4), no person holding any office of profit under the state can accept
without the consent of the president. इसमें इंडियन सिटीजन भी इन्वॉल्व, नो पर्सन without the consent of the president, any emolument, emolument मैंने किसी किस्म का स्कॉलरशिप दे रही है कोई emolument, और ऑफिस ऑफ एनी काइंड, ठीक है, फ्रॉम और अंडर ए फॉरेन स्टेट, under a foreign state. Clear? It is very interesting to know that the parliament has not yet enacted any law to deal with situations. अब मेरी बात समझ रहे हैं अमोघ, अगर किसी ने सपोज ले भी लिया, टाइटल ले लिया बाहर से, ठीक है, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना, ठीक है, तो उस पर्सन को क्या दंड दिया जाएगा, कहीं लिखा हुआ है? ठीक है, तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया, ठीक है, तो यही बड़ा गैप है। बट इसलिए भी कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अगर टाइटल ले भी लिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक किस्म का सुपर ह्यूमन बन गया, तो इसलिए कोई कानून बनाया ही नहीं है अभी तक पार्लियामेंट। बट ये क्वेश्चन यही राइज होता है, ये बेसिकली सिंबॉलिक प्रोविजन रखा हुआ है कि स्टेट अपने सिटीजन को कोई टाइटल ना दे या ना ही अपने सिटीजन को फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल लेने के लिए अलाउ करे, ठीक है, राइट। इट इज क्या लिखा आपने नूर? Situation wherein a citizen having accepted a title in contravention of 18(2) although full stop, although the parliament can very well enact a law under its statutory power prescribing what should be done with regard to such an individual who accepts a title okay from a foreign state, from a foreign state. Next para. A question arose before the Supreme Court whether the conferment of awards like Bharat Ratna, like Bharat Ratna, Padam Vibhushan, amount to titles within the meaning of Article 18, ठीक है, समझ गए आप अमोघ, नूर? तो आप लिखो द सुप्रीम कोर्ट इन बालाजी राघवन, नाम लिखता हूं मैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
1996. Balaji Raghavan versus Union of India, 1996, held that the national awards like Bharat Ratna, okay, Padma Vibhushan, okay, etc., awarded by Indian state are not to be construed as titles, not to be construed as titles, okay, within the meaning of Article 1, within the meaning of Article 18.1. And hence, these awards are not violative मतलब उसको वायलेट नहीं करनी, और नॉट वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, guaranteed by Article 14 and Article 18. To arrive at this conclusion, the court made the use of Article 51A Article 15.1A providing for fundamental duties, providing for fundamental duties, especially drawing attention to, नूर समझ आ रहा है आपको? Especially drawing attention to clause J of Article 15.1. Clause J of Article 15.1, and said that the theory of equality does not require that the merit should not be recognized. And Article 15.1A okay, subclass J urges every citizen urge करती है, इसको कहते हैं exhort करती है, to strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavors and achievement, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.
It is therefore necessary that there should be a system of awards. There should be a system of awards and decorations अब आपको आप इसका आंसर दे सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अब समझ गए मेरी बात ठीक है तो जब भी कोई रिलेशनशिप का क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा जाता है हमारा टॉपिक है ये फोर्थ टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपने इस तरीके से उसको आंसर करना है कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एक कॉमन कोड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं दे आर नॉट सेपरेट ठीक है ये आइसोलेटेड नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी रेड इनटू फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेड इनटू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ते हुए ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज में एक्सेलेंस की बात की है और एक्सेलेंस तभी रिकग्नाइज होती है जब स्टेट उनको अवार्ड के द्वारा डेकोरेट करेगी ठीक है तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट का भी यूज़ करो क्लियर या फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने के लिए आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यूज़ करोगे क्लियर नूर राइट क्या लिखा आपने हाँ डेकोरेशंस टू रिकग्नाइज excellence in the performance of these duties. But in the same case, Justice Kuldeep Singh also cautioned that the conferment of such awards by the state without any firm guidelines and foolproof method of selection right is bound to breed nepotism favoritism patronage and even corruption therefore court suggested that the prime minister in consultation with the president should appoint a high level committee to lay down some criteria for the selection of persons for these awards. Okay, for the selection of these awards. Clear? ठीक है और इसलिए आज की डेट में जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं उसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर साहब एक कमेटी सेटअप करते हैं जो उस पर्सन की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं एक्सेलेंस किस फील्ड में उसने अचीव की है उसका पूरा डेटा बनाते हैं और उसके बाद अवार्ड अनाउंस करते हैं अभी 15 अगस्त आने वाली है 15 अगस्त में भी कितने लोगों को अवार्ड दिए जाएंगे ठीक है तो उसके लिए अदरवाइज इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू कि आप इनका मिसयूज़ नहीं कर सकते एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये अवार्ड्स जो सरकार देगी स्टेट देगी इसको आप प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते अपने नाम के साथ ठीक है प्रीफिक्स और इवन
to fix also. ठीक है, आप ये नहीं लिखते, राइट, ले नहीं सकते फला फला पद्म विभूषण, ठीक है, या भारत रत्न, ये नहीं लिख सकते, ठीक है जी. इट इज चैलेंजेबल. क्लियर? यस नूर? ओके, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट राइट टू इक्वालिटी. नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 19 की बात करेंगे और आर्टिकल 19 में जो केस लॉ जनरेट हुआ है उसको पढ़ेंगे. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, उसके क्या डायमेंशंस हैं, स्पीच का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस जनरेट हुए इस आर्टिकल से, इस राइट से. तो तीसरा राइट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नो सेकंड राइट टू फ्रीडम. बट उसमें राइट टू फ्रीडम में आपने आर्टिकल 19 पे फोकस करना है, राइट, जो मोस्टली पूछा जाता है, और आर्टिकल 21 पे फोकस करना है. ठीक है जी, डन. थैंक यू सो मच. होप यू गाइज विल बी ऑफलाइन, तो मजा आएगा पढ़ने का. डन जी, डन. थैंक यू. बाय.